बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आपको मेरा जो पिछला लेक्चर है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया उसको रिवाइज कीजिए। आज हमारा मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के हवाले से सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ कॉनिक सेक्शन के प्रॉब्लम्स किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉनिक सेक्शन, क्योंकि हमारी तमाम ज्योमेट्री जो है वो ऑलमोस्ट इन्हीं टाइप की फिगर्स पे डिपेंड कर रही होती है, इसलिए ये समझना इसको और इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। सो मैंने आपको पिछली दफ़ा सर्कल की डेफिनेशन बताई, उसकी मैंने आपको इक्वेशन बताई और फिर मैंने आपको उसकी एग्जांपल करवाई। फिर उसके बाद मैंने पैराबोला बताया आपको, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, किस टाइप की शेप होती है, फिर उसकी इक्वेशंस बताई और देन उसके बाद उनकी कुछ एग्जांपल्स भी बताई। फिर एलिप्स बताया, उसकी इक्वेशन डिराइव की हमने, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स वगैरह की। हाइपरबोला की डेफिनेशन बताई, उसकी इक्वेशंस डिराइव की और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स की। अभी इससे आगे जो है हम इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और इसी हवाले से हम कुछ मज़ीद चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। आज हम कॉनिक सेक्शन में कुछ एसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एसेंट्रिसिटी बेसिकली हमें क्या बताती है कि हमारे पास कॉनिक सेक्शन किस टाइप का है। क्या वो हमारे पास इक्वेशंस जो हैं वो किसी सर्कल को शो कर रही हैं, एलिप्स को शो कर रही हैं, पैराबोला को शो कर रही हैं या हाइपरबोला को शो कर रही हैं। उसके अलावा जब हम एसेंट्रिसिटी का नंबर चेंज करते हैं तो हमारे पास एक जो आपकी टाइप ऑफ इक्वेशन है उसमें डिफरेंट शेप्स आपको मिल रही होती हैं कि बाज़ दफ़ा आपकी जो है वो एलिप्स है तो वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर ये है कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका मैं अभी आपको सारा एग्जांपल बताऊंगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि हमारा जो सेंटर है, सेंटर आपके पास यहाँ पे ये है, इससे लेके ये डिस्टेंस आपका सी है। हमने ये फोसाई को डिफाइन किया था पिछले लेक्चर्स में कि ये आपका यहाँ से लेके ये सी जो पॉइंट है ये फोकस कहलाता है और हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो सी है। लेकिन आप देखो कि आपकी किसी इक्वेशन में भी ये शामिल नहीं हुआ, लेकिन ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपके डिफरेंट जो शेप्स हैं उनमें डिफरेंट वैल्यूज़ हमने सी को सब्स्टिट्यूट किया था बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, या डिफरेंट जो हैं शेप्स में हमने सी की जगह हमने बी को इन्वॉल्व कर लिया था। तो वही चीज़ें हम वहाँ यूज़ करेंगे और हम सी को दोबारा से वैल्यू कर सकते हैं। वो फोकस पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स और हाइपरबोला और पैराबोला और सर्कल, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि अगर हम सी डिटर्मिन कर सकें तो रेशियो जो आपकी सी से आती है वो आपकी सी ओवर ए जो है वो आपकी एसेंट्रिसिटी कहलाता है। ये आपका, आप ख्याल रखिएगा, ये आपका एलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला के लिए ट्रू है कि आपका जो रेशियो है सी डिवाइडेड बाय ए, ए आपके वर्टेक्स हैं, ठीक है, वर्टेक्स से डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। तो हम इसको बेसिकली जो है वो हम एसेंट्रिसिटी को इस रेशो से डिनोट करते हैं। अब अगर हम आप सर्कल में अगर आप देखिए इलिप्स में अगर हम इसको चेंज करते हैं सी की वैल्यू को, फर्ज करें ये इस सी को अगर हम इस साइड पे लेके जाते हैं टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, जब हम सी को डिक्रीज कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि ये हमारा जो पॉइंट है ये आपका इलिप्स आहिस्ता आहिस्ता सर्कल में कन्वर्ट होता चला जाता है। और अगर, क्योंकि आप देखें यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपका ये है, हमारे पास इलिप्स की डेफिनेशन क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये दोनों d1 d2 जो हैं ये इक्वल होने, इनका सम जो है वो कांस्टेंट है। सो जब हम इसमें c को इस साइड पे लेके आते हैं, ये c भी इस साइड पे स्क्वीज करता चला जाता है और जब ये सेंटर में आता है तो ये आपको एक सर्कल देता है और ये पॉइंट जो है वो आपका सर्कल का पॉइंट बन जाता है। लेकिन अगर हम सी को मूव करें टूवर्ड्स ए तो फिर क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ए के बराबर जब आता है तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाता है और आपको एक स्ट्रेट लाइन देता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। ये आप देखिए यहाँ पे जो हम एसेंट्रिसिटी मीन्स के आपकी जो रेशियो है सी ओवर ए जो हम इंक्रीज़ करते हैं, आपकी शेप जो है
ये आपका फर्स्ट जो है वो आपका इलिप्स टाइप है, जिसमें मेजर एक्सिस आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है, और जो आपने एसेंट्रिसिटी को चेंज किया ये आपका सर्कल बना, सर्कल से फिर आपकी ये इलिप्स की शेप बनी, और ये इलिप्स जो है वो आपकी स्ट्रेच होती चली जाती है, सो मच सो कि जब आपका सी ए के इक्वल होता है तो आपको जस्ट एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो ये हमारा ये है एसेंट्रिसिटी की एक यूज़फुलनेस है, उसका एक आपके लिए आपकी कंडीशन जो को आपको एग्जैक्टली शेप जो है किसी भी कॉनिक सेक्शन में किसी भी चीज़ की शेप को वो बताता है। सो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक एलिप्स है और उसकी आपके पास इक्वेशन मौजूद है, तो वहाँ से आप जो है वो सी को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड स्क्वायर रूट के साथ आपकी सी की वैल्यू आ जाती है। जबकि आपको एलिप्स की इक्वेशन में ए भी गिवन होता है, बी भी गिवन होता है आपके, और उसमें और ऑब्वियसली सी जो स्क्वायर रूट में है तो इट मस्ट बी पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो उस केस में आपके पास अगर a ग्रेटर देन b है तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे, और अगर b ग्रेटर देन a है तो आप b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेंगे। आपकी स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म को हमेशा पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाते हैं, इमेजिनरी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको रियल उस पर एग्जिस्ट नहीं करती, रियल प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करती। सो अगर हम a को फिक्स कर लें और c को वेरी करें तो उस इंटरवल में क्या है कि इलिप्स विल वेरी इन शेप, ठीक है, दे आर सर्कल्स इफ c इक्वल टू 0 सो दैट a इज इक्वल टू b। ऑब्वियसली जब x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b वो भी a हो जाएगा तो आपके कोएफिशिएंट x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों के सेम हो जाएंगे, और सो यू विल गेट अ सर्कल। अगर आपका सी इंक्रीज करता जाता है तो आपकी जो एलिप्स है वो फ्लैटन होती चली जाती है, सो मच सो कि जब सी इज इक्वल टू ए आएगा तो आपके जो एलिप्स है वो डिजेनरेट होके एक लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। हम इस रेशो को एसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है, जो कि उसके आपकी एलिप्स की या हाइपरबोला की डिफरेंट शेप्स को डिफाइन करेगी या पैराबोला की। तो आपकी जो एसेंट्रिसिटी एलिप्स की निकालनी है तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ऑब्वियसली ए शुड बी ग्रेटर देन बी, तो फिर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए, और क्योंकि ए माइनस बी स्क्वायर तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इट मस्ट बी लेस देन ए स्क्वायर। ऑब्वियसली जब आप उसमें से एक बी एक वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो वो आपकी जो है नंबर जो है वो लेस देन ए स्क्वायर हो जाएगा। सो आपका न्यूमरेटर जो है वो दैट इज लेस देन ए, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ऑब्वियसली जब आप स्क्वायर रूट से उसे हटाएंगे तो दैट विल बिकम ए, और ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी विच शुड बी लेस देन ए, और डिवाइडेड बाय ए है तो ये लेस देन 1 हो जाएगी। सो आपके लिए क्या है कि जब आपके पास एलिप्स है तो आपकी एसेंट्रिसिटी जो है दैट शुड बी लेस देन 1, ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जब भी आपकी एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी तो जो आपकी शेप बनेगी कॉनिक सेक्शन में वो आपकी एलिप्स होगी। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से एसेंट्रिसिटी जो है वो इंक्रीज करती है तो शेप्स किस तरह से चेंज हो रही होती हैं। ये एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक एलिप्स गिवन है और उसकी एसेंट्रिसिटी 0.8 है, ठीक है, हम करते हैं कि 0.8 जो है वो लेस देन 1 है, सो इट शुड बी एन एलिप्स, और फिर उसके बाद उसके फोसाई के पॉइंट्स क्या हैं, 0+7 है ऑन द राइट हैंड साइड और 0-7 है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो वहाँ से हमारे पास जो है वो ए हमें जो है फोसाई सी हैं, सो हमें सी की वैल्यू मिल गई, हमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल गई। हमने वर्टिसेस जो हैं इसके फाइंड आउट करने हैं, और वर्टिसेस जो हैं वो सिंस ई इक्वल टू सी ओवर ए, सो वर्टिस पॉइंट जो हैं वो आपके ए इज इक्वल टू सी ओवर ई आएगा। सो आपका जो है वो ए की वैल्यू अगर आपकी फोसाई 7 पे हैं तो आपकी जो है वो वर्टिस जो हैं वो 8.75 पे होंगे। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है दैट शुड बी लेस देन 1। उसके बाद हम हाइपरबोला की बात करते हैं। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
और a आपके पास ग्रेटर देन b है, तो आपके पास क्या है, आपका एक्सिस फोसाई एक्सिस जो है, फोकल एक्सिस जो है वो आपका ऑन एक्स एक्सिस है और एसेंट्रिसिटी c ओवर a है। तो हम c जो है वो हमारे पास यहाँ से हमने पहले डिफाइन किया था, हमारे पास c इन टर्म्स ऑफ c ही इक्वेशन आई थी जिसको हमने b डिफाइन किया था कि वो दैट वाज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास c जो है अगेन हम पुट कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a। अब ये है कि हमारे पास एक नंबर है उसका स्क्वायर हो गया तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर। वैसे भी a और b जो हैं वो हमारे वर्टिसेस हैं मेजर एक्सिस पे और माइनर एक्सिस पे, और ये नंबर्स हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सो a स्क्वायर पॉजिटिव है, b स्क्वायर पॉजिटिव है, जब इनको सम करेंगे तो वी विल गेट अनदर पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और वो पॉजिटिव नंबर दैट शुड बी ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका न्यूमरेटर जो है वो हमेशा जो है वो a से ग्रेटर होगा। जब a से न्यूमरेटर ग्रेटर हुआ तो इट मीन्स के आपकी जो रेशियो है c ओवर a दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। सो आपकी एसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो अभी हमने क्या समझा कि अगर हमारे पास इलिप्स है तो हमारी एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी, अगर हमारे पास हाइपरबोला है तो हमारी एसेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। In both ellipse and hyperbola, the eccentricity is the ratio of the distance between the foci to the distance between the vertices। ठीक है, हमने c ओवर a किया था, तो अगर हम दोनों फोसाई के दरमियान का डिस्टेंस ले लें तो दैट इज़ 2c। इसी तरह दोनों वर्टिसेस के दरमियान का डिस्टेंस ले लें तो दैट इज़ 2a। तो हम 2c ओवर 2a भी तो लिख सकते हैं ना। तो इट मीन्स के डिस्टेंस बिटवीन फोसाई और डिस्टेंस बिटवीन, आसान तरीका है इसको एसेंट्रिसिटी को डिफाइन करने का कि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई और डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस। अब इलिप्स में क्या है कि सी शुड बी, क्योंकि आप देखिए इलिप्स बना है उसके फोसाई उसके अंदर हैं वर्टिसेस बाहर हैं, सो सी इज़ ऑलवेज लेस देन 1 और इसलिए हमारी वो रेशियो जो है वो दैट इज़ लेस देन 1। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करते हैं तो दैट इज़ लेस देन a स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वो भी उस तरह भी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है, उस तरह से भी आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, और यहाँ से भी आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि हाइपरबोला में जो c है दैट इज़ ग्रेटर देन a, ठीक है, क्योंकि उसका फोसाई सेंटर से c आगे है। हाइपरबोला आपका इस शेप का बनता है, c आपका इधर है, a आपका वर्टेक्स है जहाँ पे हाइपरबोला उस लाइन को एक्सिस को टच कर रहा है, वो पॉइंट है। सो आपका c ग्रेटर देन a है। लेंथ अगर देखें तो c की लेंथ जो है वो a से ग्रेटर है, तो इसलिए उसकी रेशियो जो है वो भी ग्रेटर देन 1 बनती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बड़े आसानी से, और आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ इसमें आपकी एसेंट्रिसिटीज की क्या वैल्यू होंगी। अगर एलिप्स होगा तो दैट शुड बी लेस देन 1, अगर हाइपरबोला है तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। हम हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारे पास इक्वेशन जनरल इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमारी इक्वेशन है हाइपरबोला की है, तो हम इसको 144 से थ्रू आउट दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ओवर 16 माइनस वाई स्क्वायर और 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हमारे पास आप देखिए कि हमारे पास a स्क्वायर क्या है 16 है, b स्क्वायर क्या है 9 है। तो यहाँ से हम हाइपरबोला है तो ऑब्वियसली c जो है वो दैट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट। तो फिर यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आती है 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट दैट इज़ 25 स्क्वायर रूट, और वो आपके पास 5 आता है। और हम पॉजिटिव नंबर इसलिए रख रहे हैं कि c और ये सारे डिस्टेंस हैं दिस शुड बी पॉजिटिव, तो हमारे पास c की 5 वैल्यू आती है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हाइपरबोला जो ये इक्वेशन जो आपको गिवन है पर्टिकुलर इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की एसेंट्रिसिटी 1.25 है। और इसी तरह से जब जो हम इसकी वेरिएशन करते हैं, c को आगे पीछे चेंज करते हैं, तो हाइपरबोला कभी स्क्वीज होता है, कभी एक्सपेंड होता है, कभी उसकी पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं। तो आपकी उसकी शेप जो है हाइपरबोला की वो आपको चेंज करने से डिफरेंट शेप्स मिलती हैं, टाइप उसकी।
अभी पैराबोला क्या है? पैराबोला में एक्चुअली हमने किया है, हमारे पास एलिप्स में 2 फोसाई थे, हमारे पास हाइपरबोला में 2 फोसाई थे। अब यहाँ पे क्योंकि हम जब पैराबोला की डेफिनेशन को रिकॉल करें ना, तो वो आपका एक फोकस था, एक आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन थी, ठीक है, एक लाइन थी और एक आपका फोकस था, और आपने जो पैराबोला पे पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस आपका डायरेक्ट्रिक्स से और उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस जो था दैट वाज इक्वल, जिससे हमने इक्वेशन डिराइव की थी। तो हमारे पास क्या है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम दैट सेम पॉइंट ऑन द ग्राफ टू द डायरेक्ट्रिक्स। क्या हुआ कि आपकी डायरेक्ट्रिक्स से वो पॉइंट एक्स वाई का डिस्टेंस और वो डिस्टेंस बराबर था, ये हमने उसी की रेशो से हमें एसेंट्रिसिटी मिलेगी। और क्योंकि पैराबोला में ये दोनों इक्वल हैं, सो आप इन दोनों जब लेंथ को डिवाइड करते हैं तो यू गेट 1। सो इसकी पैराबोला की जो एसेंट्रिसिटी है दैट इज़ 1। Therefore, we conclude that the path traced by the point pxy in the plane is a parabola if eccentricity is equal to 1, an ellipse if eccentricity is less than 1, hyperbola if eccentricity is greater than 1। तो ये आपको 3 कंडीशंस मिल जाती हैं। जो ही आप किसी इक्वेशन की एसेंट्रिसिटी, उसको इक्वेशन को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, उसके बाद उसकी जो है एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कीजिए। अगर वो 1 है तो इट मीन्स कि दैट इज़ अ पैराबोला, पैराबोलिक टाइप की आपकी ग्राफ बनेगा, उसकी इक्वेशंस वैसी बननी चाहिए। अगर लेस देन 1 है तो दैट शुड बी एलिप्स, अगर ग्रेटर देन 1 है तो दैट शुड बी हाइपरबोला। एक और तरीका है इन शेप्स को फाइंड आउट करने का, और स्पेशली हमने देखा कि हमारी सारी इक्वेशंस में मैक्सिमम पावर जो है वो हमारी वेरिएबल की वो 2 है। मींस के हमारे पास क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बहुत दफ़ा पढ़ी हैं, आप उसको दोबारा से देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। जहाँ पे आपकी वेरिएबल की पावर 2 होती है, जहाँ कहीं भी पावर हो, तो ये एक जनरल इक्वेशन है। हमने क्या किया कि अगर हमारे पास एक जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट में, आपके पास कोई भी जनरल इक्वेशन है जिसमें आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या है कि ए बी सी जो हैं वो सारे के सारे डी ई एफ ये सारे कांस्टेंट्स हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप दे दें, ठीक है। इनकी वैल्यू आप जब चेंज करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स की कॉनिक सेक्शंस मिलती जाएंगे, कॉनिक ग्राफ्स मिलते जाएंगे। कभी वो एलिप्स होगा, कभी वो सर्कल होगा, कभी वो हाइपरबोला होगा, कभी वो पैराबोला होगा। और उसके लिए क्योंकि हमने देखा कि हमारे कॉनिक सेक्शन की तमाम इक्वेशंस में एटलीस्ट एक जो है ना वेरिएबल, उसकी पावर 2 ज़रूर है। तो जब एक पावर ज़रूर है तो इट मीन्स के हमारे पास ए बी और सी जो हैं वो सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे, कोई एक आध ज़ीरो हो जाएगा तो हमें उसके अकॉर्डिंगली शेप मिलेगी। हमारे पास ए बी सी तीनों जो हैं एट अ टाइम, तीनों इकट्ठे अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो आप देखिए आपके पास क्या आएगा, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलती है, एक लाइन मिल जाती है। आपके जो कर्व टाइप के ग्राफ्स हैं, कोई सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, या कोई कर्व जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगी। और फिर बाज़ दफ़ा ये भी होगा कि इस इक्वेशन में अगर आप कांस्टेंट्स को कोई वैल्यू पुट करते हो कोई भी, तो बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आपको बिल्कुल कोई ग्राफ मिले ही ना, मतलब आपकी कोई शेप ही ना बने। इन्फिनिट नंबर ऑफ ग्राफ भी बन सकते हैं, कोई शेप भी नहीं बन सकती, या फिर कोई कॉनिक सेक्शन की चीज़ बनेगी या स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन एनीवे हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे होता है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इफ़ ए इज इक्वल टू सी, और दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो आपके एक्स स्क्वायर भी ख़त्म वहाँ से गायब हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएंगे। सो ए और सी दोनों ज़ीरो नहीं हैं और बी जो है ज़ीरो होगा। और फिर क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे ना ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो आप इसको ए को कॉमन लेके आप उसको उसके रेडियस से डिवाइड करके, आपका रेडियस आपको
टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम आर जो है वो आपको मिलेगा, जो ये यहाँ पे एफ है। अगर हम a और c को इक्वल कर दें एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ है। ठीक है, तो ये f दैट शुड बी, सर्कल के लिए ज़रूरी है कि दैट शुड बी नेगेटिव ओवर हेयर। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी कि आपके पास जो है वो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ये जो है ये f जो है दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए। सो दिस शुड बिकम f को मैं लेट अस से कि मैं डिफाइन ऐसे कर देती हूँ कि माइनस एफ इज इक्वल टू h। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा h, और इसको मैं यहाँ से ले लेती हूँ कॉमन, तो मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू h ओवर a। ठीक है, ये आपका, और ये आपका जो है ये आपका रेडियस ऑफ द सर्कल जो है ये बनता है। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि जब आप रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ अगेन अ लेंथ, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और फिर जब इसका आर अगर आपके पास नेगेटिव होगा और उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी नॉट ऑन रियल लाइन, दैट विल बी इमेजिनरी। सो हमें ये थोड़ा सा ख्याल करना है, लेकिन एनीवे आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है अगर a इक्वल टू सी हो जाए और बोथ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हों, और फिर उसके बाद आपके पास जो है वो b ज़ीरो हो जाए, तो आपको इक्वेशन जो है बेशक ही आपके पास b और e नॉन ज़ीरो हों। मैं हमने पिछली दफ़ा किया था कि अगर आपका सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ द एक्सिस नहीं है तो फिर उस केस में आपके पास जो है वो शिफ्ट ऑफ ग्राफ के साथ आपको देता तो सर्कल ही है, लेकिन वो आपका उसका सेंटर आपके एक्सिस के सेंटर पे नहीं होता। सो आपके डी और ई कुछ भी हों, आपको जो है वो एक सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और अगर हमारे पास एफ जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो आपकी ये सर्कल जो है ये एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा इस तरह से है कि हमने जो कहा ना कि बाज़ दफ़ा आपको कुछ भी नहीं मिलता, कोई ग्राफ नहीं मिलता। ठीक है, आपको सोल्यूशन नहीं होता, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, उसमें ये है कि अगर आपका ये एफ यहाँ पे पॉजिटिव है, उस साइड पे जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो फिर आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है। सो हम सर्कल की बात हमने की, अब हमारे पास पैराबोला की बात है कि अगर इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इन द अदर। आपको याद होगा हमने पैराबोला की इक्वेशंस कैलकुलेट की थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या हमारे पास थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, हमारे पास ये दो पैराबोला की इक्वेशंस थी। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसमें से एक क्वाड्रेटिक टर्म जो है या तो a नॉन ज़ीरो हो, c ज़ीरो हो जाए, या c नॉन ज़ीरो हो तो a ज़ीरो हो जाए, और उसके अलावा आपके पास जो है वो ऑब्वियसली बाकी जो हैं इसमें आपके पास जो है b ज़ीरो होगा, लेकिन बाकी टर्म्स में से वो नॉन ज़ीरो टर्म्स हो सकती हैं। तो उस केस में आपके पास ये एक आपको पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी। सो क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको एक पैराबोला मिलेगा अगर हमारी इक्वेशन जो है वो एक वेरिएबल का जो है क्वाड्रेटिक वेरिएबल है, दोनों में से x या y, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक नॉन ज़ीरो हो, और लीनियर जो है वो उसमें से दूसरा जो है अगर एक्स स्क्वायर है तो दूसरा जो है y का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अगर y स्क्वायर है तो x का कोफिशिएंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो फिर आपको इक्वेशन जो है वो पैराबोला की मिलेगी कि ये है कि अगर a नॉन ज़ीरो है तो देन आपके पास e भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अगर आपके पास c नॉन ज़ीरो है तो उसके साथ आपके पास d भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो उस केस में आपको जो है वो इक्वेशन जो है वो पैराबोला की मिलेगी। इलिप्स के टाइम पे क्या है कि जब आपको कोई इलिप्स की शेप मिलती है तो आपके पास a और c दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो होते हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, उनके कोफिशिएंट्स जो हैं आपके पास जो है a और c दोनों नॉन ज़ीरो और पॉजिटिव होने चाहिए,
और दोनों जो हैं या नेगेटिव होने चाहिए, ताकि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आप कॉमन ले लो और आपका वो नेगेटिव दूसरी साइड पे चला जाएगा। और तो या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और वो ज़रूरी नहीं है। अब अगर वो डिफरेंट है, ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, तो फिर वो आपको इलिप्स की शेप देगा। ठीक है, आपके पास इलिप्स कैसे आएगी कि आपके पास ए और सी नॉन ज़ीरो हों लेकिन दोनों के साइन सेम हों। दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को, अगर मतलब दोनों कोएफिशिएंट्स को या तो नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। और इसके स्पेशल केसेस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, सेंट्रिसिटी में दिखाया था कि अगर आपके ए और सी इक्वल हो जाते हैं तो आपको इसका स्पेशल केस मिलता है, दैट इज़ अ सर्कल। और फिर अगर ये इनका रेडियस जो है या जो कांस्टेंट है आपके पास, अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो उसमें केस में वो एक आपको पॉइंट दे सकता है। या फिर ऑब्वियसली अगर आपके पास एफ उस साइड पे जाता है और वो माइनस है तो आपके पास इमेजिनरी नंबर आएगा। सो आपके पास कोई भी ग्राफ नहीं मिलेगा, आपको रियल लाइन का कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये उसके स्पेशल केसेस में आ जाता है। हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला की इक्वेशन अगर आप रिकॉल करें तो दैट वाज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ए और सी दे विल बी नॉन ज़ीरो, लेकिन उनके साइन अपोजिट होंगे। अगर ए पॉजिटिव है तो सी नेगेटिव होना चाहिए, अगर सी पॉजिटिव है तो ए को नेगेटिव होना चाहिए। और इसमें भी स्पेशल केसेस क्या हैं कि आपके पास जो है सर्कल बन सकता है, एक पॉइंट बन सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है। तो आपके पास क्या है, आपके पास अगर ए और बी इक्वल हो जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म आएगी ना, दैट इज़ इक्वल टू, फैक्टराइज करें तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई है। तो उस केस में क्या है कि x प्लस वाई एक स्ट्रेट लाइन है और x माइनस वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपकी एक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो भी आपको मिल जाएगा हाइपरबोला के स्पेशल केसेस में। तो उसके बाद क्या है, स्ट्रेट लाइन है, अगर a और c जो हैं वो ज़ीरो हैं या वन ऑफ d एंड e इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर है, अगर हम वापस जाएं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस डी ई प्लस ई वाई प्लस एफ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो आपके पास ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइंस भी बन जाती हैं, और उस केस में आपके पास जो है परफेक्ट स्क्वायर जब बनेगा, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आगे आपके पास वैसे ही लीनियर हैं, अगर ये ज़ीरो हैं तो वो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको दे देगा, और अगर इनको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लें तो ये भी आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे सकते हैं। सो हमारे पास ये केस भी है कि वन और टू स्ट्रेट लाइंस इफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन कैन बी फैक्टर्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। उसके अलावा एक तीसरा तरीका है जो आप इक्वेशंस को कैटेगराइज कर सकते हो, आप अपने कॉनिक सेक्शन की टाइप्स फाइंड आउट कर सकते हो। वो ये है डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट है कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ, ठीक है, ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन है। अब इसमें हम जो क्वाड्रेटिक पार्ट है जिसमें आपके पास दो वेरिएबल आते हैं, पहला है ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स वाई है प्लस सी वाई, क्योंकि ये बेसिकली अदरवाइज तो वो बाकी लीनियर पार्ट है, अगर वो आपके पास पार्ट है तो वो आपको स्ट्रेट लाइन देता है और वो इसमें मर्ज हो जाता है। लेकिन बेसिकली जो हायर पावर है एक्स स्क्वायर की या वाई स्क्वायर की या एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई है, बेसिकली ये डिटर्मिन करते हैं आपके कॉनिक सेक्शन में किस टाइप की शेप बनेगी। तो अगर हम इसमें देखें तो फिर हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, अगर ज़ीरो है तो आपके पास ये पैराबोला है। हमेशा इक्वेशन कोई भी हो, जो ही आप इसमें से डिस्क्रिमिनेंट उसका फाइंड आउट करते हो और आपके पास इस टाइप की कोई भी इक्वेशन बनती है तो आप इमीडिएटली यू कैन फाइंड आउट कि ये पैराबोला है, ये एलिप्स है या हाइपरबोला है। सो पैराबोला के लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है, आपके पास माइनस में आता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स कि आपके पास जो प्रोडक्ट है a4ac दैट इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो फिर आपको ये इलिप्स देता है। और अगर ये लेस देन बी स्क्वायर है कि 4ac इज लेस देन बी स्क्वायर, तो आपको ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट जो कम्बिनेशन है ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा। सो इक्वेशन आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। और ऑब्वियसली जैसे हमने पिछली केस में भी डिस्कस किया कि ओकेजनली डीजेनरेट केसेस में आकर, ठीक है, जो कि आपके उसमें कहीं लाइन बन जाती है, कहीं आपके पास जो है वो इलिप्स से सर्कल बन जाता है, या आपके पास कोई ग्राफ आता ही नहीं है। लेकिन वो स्पेशल कुछ चंद एक केसेस हैं जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, लेकिन ये है कि जनरली ट्रू ये 3 कंडीशंस जो हैं ये आपको ट्रू होंगी फॉर कॉनिक सेक्शन। अब यहाँ एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन हमने ली है, हम देखना चाहते हैं ये किस टाइप की इक्वेशन है। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो बी स्क्वायर है दैट इज़ -6 और a है आपके पास 3 और c है आपके पास 3। सो जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट में बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो आपके पास क्या आता है -6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 3 है मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू 3 है, दैट विल गिव यू 36 माइनस 36 दैट इज 0। सो आपके पास जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आया तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन जो है जो आपको नज़र आ रही है दैट इज़ एन इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम जाते हैं, एक और इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। लेट अस से दिस इज एन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर माइनस 1। अभी हम इमीडिएटली जब डिस्क्रिमिनेंट हम इसका लेते हैं तो इमीडिएटली हमें पता चल जाता है कि ये इक्वेशन किस टाइप के कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है इलिप्स को, क्योंकि b आपके पास जो है 1 है, a आपके पास 1 है, c आपके पास 1 है। सो b स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो that gives you 1 minus 4 that is minus 3, it is less than 0। so जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो इट मीन्स कि आपको ये इलिप्स की इक्वेशन मिलेगी। सो इस इक्वेशन से जो भी आपका ग्राफ बनेगा दैट विल बी एन इलिप्स। फिर आप एक और इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हाइपरबोला को शो करती है, क्यों? इसलिए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b जो है वो आपके पास क्या है 1 है, c आपके पास क्या है -1 है और x आपके पास क्या है 0 है। सो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली एक्स तो नॉन ज़ीरो है, उसका कोफिशिएंट ही 0 होना चाहिए। तो ये है 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है का कोफिशिएंट है। तो आपको ये देता है 1 माइनस 0, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0, सो इट इज़ एन हाइपरबोला, ठीक है। और फिर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, इसके वर्टिसेस कैलकुलेट करके, इसका फोकस कैलकुलेट करके, इसके पॉइंट्स वगैरह कैलकुलेट करके, सेंट्रिसिटी, तो आपको वो शेप्स मिल जाएंगी जो कि हाइपरबोला की हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब ये है कि हमारे पास एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम ये सारी इक्वेशंस को कर रहे होते हैं लेकिन हमें इन बिटवीन कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है और कहाँ पे चीज़ें कैसे चल रही हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें किसी एक इंसान को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट से, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाता है, तो हमें उसका पाथ हम ट्रेस नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि हाँ जी यहाँ से यहाँ तक गया। अगर 2 पॉइंट आपके पास मौजूद हैं, फ़र्ज़ करें मैं लाहौर और इस्लामाबाद की बात करूँ और आपके दरमियान में उसकी एक्टिविटी नहीं पता, उसका रास्ता नहीं पता, तो आप उन दोनों लाइंस को जब ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। जबकि आप देखिए इस्लामाबाद से लाहौर का रास्ता एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो हमें वो रास्ता चाहिए
कि वो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाते हुए वो किस रास्ते से गया, कैसे कैसे उसकी मूवमेंट हुई, कहाँ वो रुका, कहाँ उसने क्या किया। तो उसके लिए हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस चाहिए होती हैं। हम इक्वेशंस को पैरामीटराइज कर देते हैं। हमारी कर्व्स जो हैं वो फिर होता क्या है कि हम वो एक पैरामीटर यूज़ करते हैं और उससे हम उसका पूरा पाथ ट्रेस कर सकते हैं। बेशक हमारे पास 2 पॉइंट मौजूद हैं, लेकिन इन बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स हम उसकी एक्टिविटी को ट्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है वो पैरामीटराइजेशन करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि पैरामीटराइजेशन जो है हम किसी कर्व को कैसे पैरामीटराइज कर सकते हैं, फिर ये है कि वो कैसे कर्व क्या होती है, पैरामीटराइजेशन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, और फिर वो किस तरह से हमारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है और कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पैरामीटराइज अ लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। वही मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम पैरामीटराइज करना चाहते हैं एक लाइन फ्रॉम पॉइंट पी टू अ पॉइंट क्यू। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सिंपल सी हम इक्वेशन लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, और वो आपकी वाकई स्ट्रेट लाइन ही होगी। अभी फ़िलहाल हम कोई और पाथ ट्रेस नहीं कर रहे, हम 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो हम एक कर्व को डिफ़ाइन करते हैं। हम इसको अपने जो x और y को हम ट्रेस करना चाहते हैं, हम पॉइंट P से Q के दरमियान का रास्ते को जब ट्रेस करना चाहते हैं तो हम उसके साथ एक टाइम को लगा लेते हैं कि एक पॉइंट P से Q तक जाने में कोई चीज़ भी जो ऑब्जेक्ट था मूव कर रहा था तो उसने टाइम t लिया है, और वो t अगर उसका एक इंटरवल हम नॉर्मलाइज कर दें, मतलब टाइम तो ज़ाहिर होगा अगर हम उतने टाइम के साथ कर दें और हम अपना एक टाइम जो कैलकुलेट करते हैं वो 0 से 1 तक कैलकुलेट करें, फिर आप उसके साथ उसको जब नॉर्मलाइज को अपनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो दे देगा। लेकिन हम फ़िलहाल एक टाइम t 0 से लेके t 1 तक जाना चाह रहे हैं, और हमारे पास क्या है कि हम एक पॉइंट P से और Q तक जा रहे हैं। हम कहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसने ये ट्रैवल किया है P से Q तक, टाइम 1 सेकेंड है, 1 आवर है, 1 मिनट है, कुछ भी होगा, 1 यूनिट जो है हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपका P जो है वो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से आप ट्रैवल शुरू करते हैं, जहाँ से पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है। Q आपका फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो इनिशियल पॉइंट प्लस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होती है। एक्जैक्टली वही चीज़ हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, वहाँ से लेके t से मल्टीप्लाई करें और q माइनस p कि वो t के साथ कैसे कैसे वो डिस्टेंस p से मूव करता है। अगर हम देखें तो इसमें t0 अगर हम पुट करें तो हम इनिशियल पॉइंट पे होंगे, अगर t हम 1 पुट करें तो हम फाइनल पॉइंट पे होंगे। सो हमारे दरमियान की मूवमेंट को हम ट्रेस करने के लिए हम चाह रहे हैं कि हम इसको लिखें। सो क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लें जो कि पहले इनिशियली P पे था। ठीक है, P पे था तो, और वो था सम, ये पॉइंट है x0 है, y0 है। ठीक है, और जब Q पे पहुंचा तो आपके पास ये x1 और y1 हो गया। ठीक है, तो हम इनके दरमियान जो है मूवमेंट को देखना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम जब इक्वेशन को पैरामीटराइज करते हैं, पहले हम ये करते थे कि x इन टर्म्स ऑफ y, फंक्शन ऑफ y, इस तरह की कर्व्स लेते थे ना, या y इन टर्म्स ऑफ, चलें इसको g ऑफ x कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की हम इक्वेशंस को अभी तक डील कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम x को फंक्शन ऑफ t ले लेंगे, ठीक है, और y को भी फंक्शन ऑफ t ले लेंगे। तो अब ये हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये भी t पे डिपेंडेंट हो गए, इस पैरामीटर पे, इसको हम पैरामीटर कहते हैं, ये पैरामीटर पे डिपेंड कर गए। तो हमारे पास क्या है कि हम x के बजाय हम f ऑफ t लिख रहे हैं, और इसी तरह से y की जगह हमने g ऑफ t, क्योंकि हमारा ये t डिपेंडेंट हो गया है। तो हमारे पास क्या है, p पॉइंट क्या था, लेट अस सपोज के -1 पे था, और 1 पे ये हमारा एक पॉइंट p1, और p0 जो y0 है वो -1 और 1 है, और टाइम जो हमारा t है, और हम इनिशियल फाइनल पॉइंट 1 और 1 ले रहे हैं कि x1 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 1। जब हम इनके कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करते हैं, इनको आप ऐड कीजिए ना, तो ये है -1 प्लस t, और ये 1 प्लस t है, तो आपके पास दोनों जो हैं इक्वेशन f ऑफ t जो आ गई वो आ गई -1t, और g ऑफ t जो आ गई वो 1 प्लस t आ गई।
ये आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई। हम अगर पैरामीटराइजेशन की बात करते हैं ना, तो एक और तरीका भी है कि हम किस तरह से सोच सकते हैं कि वी कैन थिंक ऑफ ए कर्व एज अ रोड। ठीक है, कि आपकी जो कर्व बन रही है, लेट अस से कि हम कहते हैं कि वो एक रोड है। ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा कि इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, वो तो कई टर्न आते हैं उसमें। वो आपकी रोड जो है वो एक कर्व है, और पैरामीटराइजेशन जो है वो आपकी कार को आप कह दें जो कि इस पे रोड पे मूव कर रही है। ठीक है, तो बहुत सारी कार्स हैं जो कि मुख्तलिफ स्पीड से जा रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे खड़ी हो रही हैं, हर एक का एक अपना पाथ ट्रेस होगा। और ट्रैवलिंग ऑन द रोड एज अ कांस्टेंट स्पीड, वो आपकी एक चीज़ आपको कर्व देगी जो कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं ट्रैवल कर ले, वो कुछ और आपको देंगे। सो पैरामीटराइजेशन रिप्रेजेंट्स अ कार ट्रैवलिंग ऑन द रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम टू रीच द कार एट इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, 1 यूनिट जो है वो आप उसको 10 आवर्स भी ले सकते हैं, 1 यूनिट को आप 4 आवर भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। और वो पैरामीटराइजेशन एक कांस्टेंट टाइम के साथ, इसके अलावा वेरिएबल के साथ आपको एक और कर्व मिलेगी, और डिफरेंट टाइम की वेरिएशन के साथ आपको डिफरेंट कर्व्स मिलती रहेंगी। सो आप जो है वो उससे पाथ को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये पैरामीटराइजेशन बेसिकली होती है कि वो कार किस पाथ से ट्रैवल कर रही है, और उसके साथ साथ अगर आप उसका एक एनिमेशन उसकी बना लें और वो मॉनिटर करते रहें, अपने मॉनिटर पे उसको देखते रहें और उसका पाथ को ट्रेस करते रहें, तो वो आपको कर्व देगा विथ द वेरिएशन ऑफ टाइम। तो ये पैरामीटराइजेशन बेसिकली होती है। अभी हम थोड़ा सा इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं कि पैरामीटराइजेशन क्या होता है। तो कैलकुलस 1 में अभी तक जो हमने किया था वो हमने हमेशा किया कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x या x इज़ द फंक्शन ऑफ y, इस टाइप की इक्वेशंस को हमने डील किया ना हमने अभी तक। और फिर उसमें ये था कि हमारे लिए बाज़ दफ़ा काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r रेडियस है। तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं x और y के लिए, x के लिए करें या y के लिए करें, तो हमारे पास क्या आता है कि अगर y इन टर्म्स ऑफ x करें तो y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या x जो है इक्वल टू प्लस माइनस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखें कि ये आपके पास एक सिंगल इक्वेशन नहीं बनती, बल्कि आपके पास ये सर्कल की जो है पहली इक्वेशन जो है वो आपको दो देती है, दो ये आपके पास एक प्लस के साथ इक्वेशन है, एक माइनस के साथ है, दूसरी भी एक प्लस के साथ है, माइनस के साथ है। तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आप कौन सा जो है आपको पाथ चाहिए। तो आपके पास देयर आर 2 फंक्शंस इन ईच ऑफ दिस इक्वेशन एंड ईच गिव्स अ पोर्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, कि अगर पॉजिटिव साइन है तो आपको या टॉप के y इन टर्म्स ऑफ x है तो वो आपको सिर्फ वो जो है वो सर्कल जो है वो आपको इस तरह से, ये सर्कल आपको इतना सर्कल देगा। ठीक है, और अगर आपके पास x इन टर्म्स ऑफ y है और वो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव साइन जो है यहाँ से ये नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये इस केस में हमारे पास सर्कल आ जाता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये आपके पास सर्कल इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये ऐसे है। और जो दूसरे हैं दो इक्वेशन, y जब नेगेटिव साइन के साथ है तो आपके पास जो है वो सर्कल आपका ये इस टाइप का आएगा, और अगर x इन टर्म्स ऑफ y है जो कि विद नेगेटिव साइन है तो उस केस में आपके पास जो सर्कल है वो इस टाइप का सर्कल, यहाँ पे ये पोर्शन आएंगे। लेकिन जब हम जनरल केस में इसमें कर रहे होते हैं तो हमें खुद नहीं समझ आती कि हमने किस बात को करना है, और अगर हम कंबाइन करें तो ऑब्वियसली ये फंक्शन ही नहीं रहता, तो हमारे लिए मुश्किल होती है। लेकिन क्या है कि इसी तरह की बहुत सारी और कर्व्स हैं जिनको हम अगर लिखें तो वो हमारे जो है वो x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x, तो वो हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए हम पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं वो डेवलप करते हैं, उनको डिफ़ाइन करते हैं, और उसमें यह है कि हमें वो सारा पाथ, हमें जहाँ जहाँ हमें जाना है, हमें चाहिए जो रिक्वायरमेंट है वो हमें मिलती है। तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग y इन टर्म्स ऑफ x, हम
या जो कि y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स है, या x इन टर्म्स ऑफ y के x इज इक्वल टू सम h ऑफ y है, वी डिफाइन बोथ x एंड y इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, अब हमने एक इंट्रोड्यूस कर दिया और नॉर्मली हम उसको t कहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ठीक है, तो नॉर्मली t लिखा जाता है, बाज़ दफ़ा आप उसको थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, आपके डिपेंड करता है किस टाइप का प्रॉब्लम है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप देखें तो वो टाइम के साथ ही और t के साथ ही रिलेट हो रहा होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो t हो। तो हम जो है वो थर्ड वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं पैरामीटर, और जिस तरह से हम x को अब इन टर्म्स नॉट राइटिंग इन टर्म्स ऑफ y या y को नॉट राइटिंग इन टर्म्स ऑफ x, हम उसको इन टर्म्स ऑफ t लिख रहे हैं कि x इज़ द फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ द फंक्शन ऑफ t। दिस थर्ड वेरिएबल इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय t। द वैल्यू ऑफ t विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये तो हमने कह दिया कि हम इस तरह से करेंगे। पहले तो हमें कर्व के मुतालिक पता होना चाहिए कि जब हम पैरामीटराइजेशन करते हैं तो हमारी कर्व्स कैसी होनी चाहिए। ठीक है, हम हर एक तरह से कर्व के नहीं, हमें कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस अपनी करनी पड़ेंगी ताकि चीज़ें हमें स्मूथली, आराम से और बगैर किसी प्रॉब्लम के मिल जाएं। जैसे हमने कहा ना कि हम x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x करें तो हम कहीं गुम जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या चीज़ चाहिए और क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, हम किस जगह पे अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, किस जगह हमें नहीं करनी। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम पैरामीटराइजेशन की करते हैं तो थोड़ा सा हमें ख्याल करना पड़ता है कि कर्व क्या होती है। पहली तो बात, जब हम कर्व पे सारा कुछ काम कर रहे हैं तो हमें कर्व का पता होना चाहिए। कर्व शुड बी सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है? इट डजंट क्रॉस इटसेल्फ, कि आपके पास क्या है, आपके पास कोई भी कर्व है, ये कर्व आपके पास हो सकती है, ये कर्व आपके पास हो सकती है। ठीक है, ये कर्व जो है ये इस तरह की हो सकती है। ठीक है, आपके पास ये कर्व जब ये क्रॉस करे, दिस ये नहीं चाहिए। ठीक है, आपके पास एक कर्व ऐसे हो सकती है। ठीक है, कि ये पॉइंट आपका जो है दोनों का वो कंबाइन हो सकता है, लेकिन ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कर्व जो है, दिस डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, कि एक अपने आप को क्रॉस नहीं करेगी। स्मूथ होनी चाहिए, दिस शुड हैव डेरिवेटिव्स एट एवरी पॉइंट। ठीक है, कि आपकी स्मूथ कर्व जो है कहीं पे कोई इस टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो। तो अब आपके पास क्या है, पीस वाइज स्मूथ, कि आपके पास एक ऐसी कर्व हो सकती है कि ये स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से कंबाइन होके ये आपके पास हो जाए, फिर उसके बाद ये इस तरह हो सकती है, फिर यहाँ से इस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी इस तरह से पीस वाइज स्मूथ कर्व जो है वो हो सकती है, कि दैट इज़ मेड अप ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कनेक्टेड स्मूथ कर्व्स। ठीक है, हर कर्व को स्मूथ होना चाहिए कि वो एक दूसरे को क्रॉस ना करती हों, लेकिन यह है कि आपके पास स्मूथ होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, पीस वाइज स्मूथ होनी चाहिए, उसके अलावा ओपन होनी चाहिए। ठीक है, उसके डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स हों। ओपन का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि इस टाइप की कर्व हो सकती है, इस टाइप की कर्व हो सकती है, कोई भी जो है वो ये हो सकती है। क्लोज्ड मीन, अब क्लोज का क्या मतलब है कि एक सर्कल है तो सिर्फ एक जो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, बाकी कोई पॉइंट आपस में ओवरलैप नहीं करना चाहिए। सो क्लोज द एंड पॉइंट्स कोइंसाइड बट नो अदर डबल पॉइंट्स, तो उस केस में आपकी कर्व जो है वो क्लोज्ड होगी। ठीक है, we must be careful to go around the curve exactly once with our parameterization। ठीक है, in order for the curve to be simple। ठीक है, हमने कहा सिंपल, क्या कहा कि सिंपल का मतलब है कि does not cross itself, तो एक ही दफ़ा जो है वो आपके किसी भी पाथ पे एक जगह से उसी जगह पे आप वापस आना है तो रिपीट नहीं करना। रिपीट करेंगे तो फिर ऑब्वियसली दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, दूसरी दफ़ा आप दूसरे टाइम के साथ उस चीज़ को करेंगे। तो आपके ये कंडीशंस जो हैं हमें ख्याल रखनी है जब हम पैरामीटराइजेशन कर रहे होंगे, तो कर्व हमारी कैसी होनी चाहिए। अब उसके बाद है कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इज़ एन एक्स्ट्रा वेरिएबल। ठीक है, हमने कहा ना कि हम बजाय x इक्वल टू एफ ऑफ वाई या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
इस टाइप की चीज़ नहीं कर रहे, बल्कि x को f ऑफ t और y इज इक्वल टू g ऑफ t, इस तरह की हम अब चीज़ कर रहे हैं। और t पहले नहीं गई था, अब हमने t इंट्रोड्यूस किया है। तो सो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट डज नॉट सीन ऑन द ग्राफ। ठीक है, कि आप उसके क्या है कि आपको वो ग्राफ पे कहीं नज़र नहीं आएगा वो t, लेकिन उस t की कंट्रीब्यूशन हर पॉइंट पे होगी। वो t आपको कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ के अंदर वही x और y ही होंगे, लेकिन वो t वेरिएबल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में आपको किसी भी टाइप की कर्व हो, उसको एक से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको वो t चाहिए होगा। बट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व डिपेंड ऑन दिस पैरामीटर। वही बात की कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए वो t की ज़रूरत होगी। तो पैरामीटर एड्स डायरेक्शन टू द कर्व। ठीक है, कि आपने ये पैरामीटर आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन में मूव होना है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, कि एक उसका इनिशियल पॉइंट होगा, एक उसका फाइनल पॉइंट होगा, और मूवमेंट आपकी इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी। अगर आपकी डायरेक्शन चेंज होती है तो ऑब्वियसली वो डायरेक्शन फिर आपका जो एंड पॉइंट था अब वो आपका इनिशियल पॉइंट बन जाएगा, और दूसरा जो इनिशियल था अब वो आपका एंड पॉइंट बन जाएगा। और फिर आपकी पैरामीटराइजेशन में आपकी जो कर्व मूव करेगी वो आपकी उस पॉइंट से लेके इधर इनिशियल वाले जो पुराना इनिशियल पॉइंट था उसकी तरफ मूव करेगी। तो आपकी डायरेक्शन में आप एरो भी यूज़ कर सकते हैं इसके पैरामीटर जब यूज़ करेंगे। वी ऑफन थिंक ऑफ दिस डायरेक्शन एज टाइम एंड सो ऑफन कॉल्ड आवर पैरामीटर t. द कर्व इन 2D रिक्वायर वन पैरामीटर t एंड टू फंक्शंस। ऑब्वियसली जब आपके प्लेन है, कर्व जो है वो आपकी टू डायमेंशंस में है, x और y प्लेन है, और प्लेन में आप कोई कर्व को ड्रा करते हो तो प्लेन में आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक x चाहिए होता है, एक y चाहिए होता है। तो पैरामीटराइज जब करेंगे तो ऑब्वियसली आपका x इन टर्म्स ऑफ t लिखा जाएगा और y इन टर्म्स ऑफ t लिखा जाएगा। तो ये t जो है वो आपका पैरामीटर है, सो यू नीड वन पैरामीटर एंड यू नीड टू फंक्शंस। टू फंक्शंस क्या हैं कि x इक्वल टू f ऑफ t और y इज इक्वल टू g ऑफ t। तो द फंक्शंस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशंस बन गई कि x f ऑफ t y इज इक्वल टू g ऑफ t। ये अब आपकी दो इक्वेशंस बन गई, और आपकी जो हैं ये आपके फंक्शंस हैं, और इनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं या पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, और जो t है दैट इज़ नोन एज पैरामीटर। और ऑब्वियसली जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको वो कोई ना कोई कर्व जो है उसका इनिशियल पॉइंट चाहिए होगा और कर्व का फाइनल पॉइंट चाहिए होगा। सो आपका जो t पैरामीटर है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको चाहिए, उसका एक फाइनल पॉइंट आपको चाहिए। अदरवाइज एक जनरल इक्वेशन आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्टॉप वॉच से स्टार्ट करेंगे कि मैं ये ट्रेस करना चाह रही हूँ कि इस रीजन में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे आप एक t स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे और एक t फाइनल पॉइंट ले लेंगे, और फिर उसके अंदर आपको वेरिएशन पता चलेगी। द वेरिएबल t इज़ अ पैरामीटर फॉर द कर्व एंड इस डोमेन। t का डोमेन क्या है, t स्टार्ट और t एंड। इज़ द पैरामीटर इंटरवल। ठीक है, उसके पैरामीटर का, क्योंकि ये पैरामीटर है, पैरामीटर इंटरवल इस तरह से होगा। द इक्वेशन एंड द इंटरवल दे कॉन्स्टिट्यूट अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व, कि वो दो इक्वेशन 2D में x इज इक्वल टू f ऑफ t, y इज इक्वल टू g ऑफ t, और ये इंटरवल कि t बिलोंग्स टू t स्टार्ट और t एंड, ये जब आपका सेट बनेगा तो दैट वी कॉल पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ t डिफाइंस अ पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, हम कहते हैं कि ईच वैल्यू ऑफ t, कि t जो आपका t चेंज होगा आपके वो कर्व के ऊपर पॉइंट b मूव करेगा। सो आपका एक्स वाई पॉइंट अब क्या है, आपका f ऑफ t कॉमा g ऑफ t बन जाएगा, जिसको हम प्लॉट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट वी गेट बाय लेटिंग t ऑल पॉसिबल वैल्यू इज द ग्राफ ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक कर्व। ठीक है, उस पर सारी t के साथ वो ट्रेस हो रहा है, तो वो कर्व जो है पैरामीट्रिक कर्व कहलाती है। स्केचिंग अ पैरामीट्रिक कर्व इज नॉट ऑलवेज एन ईजी थिंग टू डू
Let us take a look at an example to see one way of sketching a parametric curve. This example will also illustrate why this method is usually not the best. ठीक है, सब जगह थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. सो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या मुश्किल है, हम उसको किस तरीके से हल कर सकते हैं. अब यहाँ देखिए, sketch the parametric curve for the following set of parametric equation. X equal to t square plus t. This is the function of t. So आपकी equation क्या बनी? Parametric equation x equal to t square plus t और y is equal to 2t minus 1. At this point, our only option for sketching a parametric curve is to pick values of t, plug them into the parametric equations and then plot the points. So let us plug in some t. ठीक है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमें यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन तो है. आप देखिए हमारे पास इंटरवल कोई नहीं गिवन. ठीक है, तो हमने तो देखा ना, हमने कहा कि बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हमें इंटरवल गिवन ना हो. तो फिर क्या है कि हमने अपनी तरफ से ही कोई वैल्यू ले ली. t को -2 पुट किया तो हमारे पास x2 आया, y -5 आया. हमने t को -1 पुट किया तो हमारे पास x0 आ गया और y की वैल्यू -3 आए. इसी तरह से -1/2 पुट किया तो वैल्यू आई -1/4 एंड -2. 0t है तो आपके पास x जो है वो 0 हो गया और y -1 हो गया. और जब t की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास x2 आया और y जो है वो 1 हो गया. सो पैरामीट्रिक कर्व्स हैव अ डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, हमने कहा द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गिवन बाय इंक्रीजिंग t. सो व्हेन प्लॉटिंग पैरामीट्रिक कर्व वी आल्सो इंक्लूड एरोज that show the direction of motion. We will often give the value of t that gives specific points on the graph as well to make it clear the value of t that give that particular point. अब यहाँ पे अब देखिए हमारे पास क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई ना कि हमारे पास जो है वो t की इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ हमें कुछ आइडिया नहीं है कि हम कहाँ से t को शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें. जब हमारे पास इंटरवल होगा तो हमें वो सारा पाथ और पूरी रीजन जो है वो हमें मिल जाएगा. सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म जो हमारे पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनी उसका एक ग्राफ जो है वो हमें इस टाइप का मिल जाता है जो कि हमारे राइट साइड से ओपन है. ठीक है, हमें उसकी लिमिट जो है वो नहीं पता. सो हमने वहाँ तक प्लॉट इसको किया. तो इसके अलावा हम एक और इक्वेशन कंसीडर करते हैं. लेट अस कंसीडर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x - 2. x हमारे पास इंटरवल है 1 से 2. अब अगर हम इसको ड्रा करें तो हमारे पास जस्ट एक स्ट्रेट लाइन आती है. x को 1 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई. एक पॉइंट हमारे पास 1 1 हो गया. दूसरा जब हमने अब यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x - 2. जब x आपके पास 1 है इनिशियल पॉइंट तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आ जाता है. x इक्वल टू 2 जो फाइनल पॉइंट है इंटरवल का, अगर हम वो पुट करें तो y इज इक्वल टू 4 आ जाता है. सो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं. इनिशियल पॉइंट है p 1 1 और फाइनल पॉइंट q जो है वो 2 और 4 है. ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं. अब यहाँ से हमें और कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकती कि इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट हमें क्या मिला, कैसे मूवमेंट हुई, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया है स्ट्रेट लाइन में उसके दरमियान में क्या हो रहा है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही. अब हम क्या करते हैं, हम इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. हम जो है एक पॉइंट को x1 y1 ले लें, दूसरे पॉइंट को x2 y2 ले लें. यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं p को x1 y1 इसको रीनेम कर दूं और q को x2 y2 रीनेम कर दूं तो फिर क्या होगा, मेरे पास जो है x जो है आपके पास फंक्शन वो पहली जो इक्वेशन है पैरामीट्रिक इक्वेशन x की, उसको मैंने f ऑफ t लिखा क्योंकि x को हम f ऑफ t लिख रहे हैं. x इक्वल टू f ऑफ t दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1. x2 है आपका फाइनल कोऑर्डिनेट. ठीक है, q का कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट. तो x2 माइनस इनिशियल पॉइंट है x1, उसको मल्टीप्लाई किया t से. फिर इसी तरह से हमारे पास gt आ गया दैट इज़ y1 इनिशियल
y कोऑर्डिनेट प्लस फाइनल पॉइंट कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस y1 इनिशियल पॉइंट का है और मल्टीप्लाइड बाई t। इफ़ वी टेक द स्टार्टिंग पॉइंट, अब जो हमारे पास इनिशियली मौजूद था, जो वैल्यूज़ मौजूद थी, वो अगर हम इनिशियल पॉइंट को 1 1 ले लेते हैं तो एंड पॉइंट जो है 2 4, तो हमारे पास जो इक्वेशंस जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी, तो दैट इज़ 1 प्लस टी। जी एफ टी जो हो जाएगा वो 1 प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज़ 1 प्लस 3 टी। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो एक फंक्शन पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई 1 प्लस टी की, 1 प्लस 3 टी की। ये आपके पास है x या एफ ऑफ टी पहला है, और y माइनस 3t जो है वो आपके पास ये वाला है। और अगर हम t को 0 पुट करते हैं तो क्या है हमारे पास x जो है 1 आता है और y जो है वो भी 1 आता है। आप देखिए वो आपका इनिशियल पॉइंट था, और x को t को अगर हम 1 पुट करते हैं तो आपके पास ये पहला जो है x है वो 2 आ जाता है, और दूसरा जो है वो आपके पास 4, वो आपका फाइनल पॉइंट बन जाता है। सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इंटरवल बन रहा है वो हमारे पास 0 to 1 बन रहा है t का, और हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन रही हैं वो 1 प्लस t और 1 प्लस 3t बन रही हैं। और वो हमने ये नीचे उसको वही चेक किया है कि हमारे फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स जो हैं वो सेम हैं। लेकिन अगर अब ये देखिए कि आप अगर t को वेरी करें, यहाँ पे t की वैल्यू अगर आप 0 से 1 में वेरी करें, इसके डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं, जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से 0 है तो 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 0.9 तक ले जाएं और फिर 1 पे करें तो आपको हर पॉइंट पे आपको एक एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी मिलेगा। हर आपके पास हर टाइम पे एक x और y पॉइंट मिलेगा। सो आप हर पॉइंट को जब ट्रेस करेंगे, जब उसको मार्क करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो कर्व मिल जाएगी जिस कर्व से ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट ने मूव किया है। ये तो हमने किया था कि हमारे पास ये पॉइंट P जो था वो इनिशियल पॉइंट था और पॉइंट Q जो था फाइनल पॉइंट था। अभी हमने कहा कि T जो है वो हमें डायरेक्शन भी देता है, तो इस केस में अगर हम Q को इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर लें और हम P को फाइनल पॉइंट देख लें तो फिर क्या है, फिर हमारे पास अब इनिशियल पॉइंट जो है वो 2 हो गया। x1 जो है इंस्टेड ऑफ x2 के अब हमारा x1 जो है वो 2 हो गया और y1 हमारा 4 हो गया। हमारा जो Q पॉइंट था अब हमने उसको इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर लिया है। उस केस में हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनती है, 2 माइनस टी बन रही है, 4 माइनस 3t y की वैल्यू बन रही है। सो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो 4 और 5 हैं और इंटरवल जो है अगेन फ्रॉम 0 to 1 t की वैल्यू आ जाती है। और अगर हम इसको चेक करें तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो इनिशियल पॉइंट जो है वो 2,4 आ जाएगा और फाइनल पॉइंट जो है वो P आ जाएगा। और अगर हम T की वैल्यू को वेरी करें कि 0 से 1 तक के इंटरवल में, लेट अस सपोज मैं इसकी वैल्यू सिंपल वैल्यू देती चली जाऊँ कि 0.1 T को ले लें, वहाँ से आप एफ ऑफ टी कैलकुलेट कर सकते हैं। टी को इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करें, देन इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करें, फिर उसकी टी की वैल्यू 0.2 लें, देन आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आप हर टी के लिए एक आपको एफ ऑफ टी और एक जी ऑफ टी मिल जाता है। सो आपको हर टी की वैल्यू के लिए एक एक्स वाई पॉइंट मिलता है। सो आप पूरे का पूरा उसको ट्रेस करते हैं और जब फाइनल आप आएंगे तो आप अब इस वक्त आप क्यू से पी की तरफ मूव कर रहे हैं और वो आपको पूरी की पूरी कर्व देता है। द इंफॉर्मेशन एस वेक्टर है, ठीक है। अब डायरेक्शन है ना तो वेक्टर हो गया। तो वेक्टर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरामीटराइजेशन ऑफ ए सेगमेंट फ्रॉम 1,1 to 2,4 या फिर क्या है 2,4 to 1,1। तो ये आपको एक एग्जांपल बताती है कि किस तरह से इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हुई है, किस तरह से हमने उसका पूरी उस लाइन के दरमियान जो सेंटर में हमने पाथ जो है वो ट्रेस किया।
इसके लिए बच्चा अच्छा है कि आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करो। ऑब्वियसली हर बच्चे के पास आजकल, छोटे छोटे बच्चों के पास भी कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर पे गेम्स भी खेल रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर इसको आप देखो तो इतनी ज़बरदस्त गेम्स आप इसको एंजॉय कर सकते हो। आप यही इक्वेशंस जो है ना, मैपल ले लें, मैथमेटिका ले लें, या आजकल एक है सॉफ्टवेयर जो हैं वो नेट से भी आप कोई डाउनलोड कर सकते हो मैथमेटिक्स के हवाले से, और जहाँ पे आपके पास स्लाइडर मौजूद हैं, जहाँ पे एनिमेशंस आप कर सकते हो, तो आप सिंपल ये इक्वेशंस वहाँ पे सॉल्व करके उनकी एनिमेशन देख सकते हो कि किस तरह से आप एक कर्व के ऊपर मूव करते हो। ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन की बात की थी ना। इसके अलावा भी आप डिफरेंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास एक इनिशियल पॉइंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो आपके पास t है वो 0 0 है, ठीक है, और जो फाइनल है वो आपका जो है वो 4 पाई पे आ जाता है या 2 पाई पे आ जाता है। तो आप उसका पूरे का पूरा पाथ जो है वो ट्रेस कर सकते हो कि साइन वेव पे किस तरह से ऑब्जेक्ट मूव करता है, या कॉस वेव पे किस तरह मूव करता है, या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आप ले लो, उसको पैरामीटराइज कर लो, और फिर आप उसको एंजॉय करो कि वो कैसे मूवमेंट जो है वो आपको मिलती है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपको कुछ एनिमेशन भी दिखा सकूं अगर पॉसिबल हो सका आपके लेक्चर में। अदरवाइज़ मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिखवा दूंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और उससे आप इंजॉय कर सकते हैं, और अपनी एक सॉर्ट ऑफ गेम आपके लिए हो जाएगी और आप उसको इंजॉय करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो ये था, जिसको हमने कोशिश की कि आप कुछ कॉनिक सेक्शन की भी दोबारा से चीज़ें आपने देख ली, कुछ उसकी ज़्यादा फर्दर देख लिया कि आप किस तरह से इन शेप्स को कैटेगराइज कर सकते हो, किस टाइप की इक्वेशन है, क्या उनकी शेप्स होगी, कितना पैराबोला कितना एक्सपेंडेड होगा, कितना कंट्रैक्टेड होगा, किस तरह से हाइपरबोला की क्या शेप होगी, या इलिप्स जो है वो कितनी फ्लैटन होगी, या कितनी टूवर्ड सर्कल के शेप की तरफ जाएगी, या वो उसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई की तरफ कैसे कन्वर्ट होगा एसेंट्रिसिटी वगैरह के साथ। और फिर उसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट के साथ आपको शेप्स का बताया। फिर उसके बाद आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया दिया कि पैरामीटराइजेशन होती क्या है। पैरामीटराइजेशन बेसिकली देखें, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, पहले लेक्चर में भी बताया था कि ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है, चांद जो है ज़मीन के गिर्द घूमता है, पूरे सारे स्टार्स जो हैं वो पूरी गैलेक्सीज में प्लैनेट्स और स्टार और सैटेलाइट ये सब कुछ चल रहा है। अब देखें कुछ सैटेलाइट भेजता है तो ये तो ऐसे तो नहीं है ना कि आपने भेज दी और वो अपना पाथ पे चली जाएगी, नहीं, ये सारी मैथमेटिक्स होती है। आपने कैलकुलेट करना होता है किस पाथ पे उसने चलना है, किस पाथ पे वो कब वो कहाँ पहुँचेगी। इसी तरह अगर प्लैनेट्स की बात करते हैं या स्टार की बात करते हैं तो उनके जो पाथ ट्रेस होते हैं वो बेसिकली यही पैरामीट्रिक टाइप की इक्वेशंस होती हैं और यही पाथ हैं। कोई पैराबोला बना रहा है, कोई इलिप्स बना रहा है, कोई किसी इस टाइप की चीज़ें जो है वो सर्कल बना रहा है, तो आपकी जो है ट्रेसिंग जो है वो इन पैरामीट्रिक इक्वेशन से होती है। और ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा इंजॉयबल जो है ना फिनोमिना है। अगर इसमें आप मुख्तलिफ इक्वेशंस को पैरामीटराइज करें और उसको एनिमेशंस बना के कंप्यूटर पे देखें तो ये मस्ट एंजॉय दोस थिंग। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आपने देख लिया कि हमने कॉनिक सेक्शन की कुछ चीज़ें पढ़ी, दोबारा से देखा, उनकी एसेंट्रिसिटी के हवाले से देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से देखा, उनकी डिस्क्रिमिनेंट कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद हमने जनरल इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशन में बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस 2-3 एग्जांपल लेके उसको हमने शो किया। थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगली दफ़ा के लिए खुदा हाफिज़।